नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला पर। और आज क्लियर कट इन्फो में हम एक बहुत ही चर्चित विषय की बात करने जा रहे हैं, ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो अभी सुर्खियों में है। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के बारे में। इस समय बांग्लादेश की 15 वर्षों से रह रही प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अपने हेलीकॉप्टर से वो वहाँ से अपने देश से निकल चुके हैं। कुछ लोगों का यह मानना है, कयास लगाया जा रहा है कि वो भारत में हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि भारत में आने के बाद अजीत डोभाल और कुछ लोगों से मुलाकात के पश्चात वो पुनः जो है किसी दूसरे देश के लिए रवाना हो चुकी हैं। हालांकि अभी इस सभी चीज़ों पर केवल संदेह बना हुआ है, लेकिन परेशानी यह है, यह विचार इस बात पे करना ज़रूरी है कि अचानक से ऐसी स्थिति बनी क्यों, या क्यों उन्हें देश अचानक से छोड़ना पड़ा, या ये जो पृष्ठभूमि आज तैयार हुई है, क्या ये तात्कालिक कारण है या इसकी बात बहुत हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो सारी चीज़ों पर चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। पहले आप ये खबर देखिए। कहा जा रहा है कि जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा दे करके जो है वो अपने देश को छोड़ दिया है। बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, हिंसा के कारण बहुत अलग है, और हिंसा के कारण क्या है ये हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस खबर को आप ध्यान से देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया है। ऐसा माना जाता है कि ये जो सिचुएशन अनकंट्रोल हुई है, या वहाँ पे जो ये व्यवस्था गड़बड़ाई है, जिसकी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा और उन्हें रिफ्यूज़ के लिए किसी दूसरे देश जाना पड़ रहा है, इसका प्रमुख जो कारण है वह कोटा सिस्टम है। अब क्या है ये कोटा सिस्टम, अभी थोड़ी देर में अपने ही वीडियो में आपको डिटेल में बता देंगे। लेकिन एक जॉब कोटा सिस्टम है जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं, विशेष तौर पर युवा जो हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को अब अपनी कुर्सी बचानी तक असंभव हो गई थी। और कुर्सी ही नहीं बचाना, बल्कि उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और साथ ही में अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश को जाना पड़ा। ये स्थिति उतनी सामान्य नहीं है जितनी कि हमें लग रही है कि अचानक से विरोध हो रहा है। विरोध तो वैसे होते रहते हैं, परंतु यह विरोध बहुत ही ज़्यादा हिंसक भी है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी है उन आइडियोलॉजी से जिसकी पृष्ठभूमि आज नहीं, बल्कि कहा जाए आज़ादी के बाद से तैयार हो रही थी। आप सभी यह इतिहास जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जब पाकिस्तान एक अलग देश की मांग हो रही थी, उस समय वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसे आज हम वर्तमान बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, तब का वह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और यह स्थिति चलती रही। बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनी जहां पर पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से सहमत नहीं रहा। अब उसमें चाहे आप बात करो पॉलिटिकल अनइक्वलिटी हुई, चाहे तो आप बात कर लीजिए कि लैंग्वेज का इम्पोजिशन किया गया ईस्ट पाकिस्तान पे। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी स्थिति जो मैं ब्रीफ में आपको बताऊं, तो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बंगाली बाहुल्य है। मतलब वहाँ पर अक्सर लोग बोलने वाले जो थे बंगाली बोलने वाले थे। भाषा वहाँ पर बाहुल्य कौन सी थी? बंगाली थी। और यह बात मोहम्मद अली जिन्ना साहब को पहले से समझ में आ रही थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक साथ तभी रहेंगे जब उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज एक जैसी हो। ऐसा उनका मानना था। बिल्कुल यह ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सच हो। कई बार एथनिक डाइवर्सिटी होने के बाद भी कुछ कारणों से एक देश कनेक्ट रह सकता है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने यह घोषणा कर दी कि आपको उर्दू को ही ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहीं से विवाद की स्थिति शुरू हुई, जहां से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में समस्या हुई। ज़बरदस्ती एक भाषा को थोपना किसी भी ग्रुप पर या किसी भी देश पर, उस देश को अपनी संप्रभुता पर भी समस्या लगती है। और यह भी लगता है कि यह ज़बरदस्ती क्यों हो रहा है। ये तो एक कारण है जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में थोड़ी सी समस्या वेस्ट पाकिस्तान को लेकर के हुई। ऐसा ही नहीं था, बल्कि रेवेन्यू शेयर को लेकर के भी एक बड़ा मामला था। देखा जाए तो रेवेन्यू शेयर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान, मतलब वर्तमान का बांग्लादेश का ज़्यादा था। यहाँ से आता ज़्यादा था, लेकिन इनको पैसे दिए कम जाते थे। अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे पॉलिटिकल इनके साथ भी पक्षपात हुआ है। यहाँ के नेता भले ही ज़्यादा सीटें जीतें, परंतु उन्हें पाकिस्तान को लीड करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, जिससे कि 1971 के दौरान एक युद्ध हुआ जिसे आप लिबरेशन वॉर कहते हैं। मतलब कि बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश के लीडर
इस बात पर सहमत हुए कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, और जिसमें भारत ने भी मदद की और पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग था, जिसको एक देश के रूप में मान्यता मिली, आप जानते हैं, बांग्लादेश के रूप में। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जहाँ से जो है हम बांग्लादेश के लोग जो है वो लड़ करके आज़ाद हुए। यहीं से शुरुआत हुई एक सिस्टम की, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मतलब कोटा सिस्टम। इसी युद्ध के बाद यह प्रावधान किया गया कि ऐसे वो सारे लोग जो युद्ध में लड़े हुए हैं उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहा जाएगा, और उनके लिए देश में कुछ प्रतिशत सीटें ऐसी होंगी जो सुरक्षित की जाएंगी और उन्हीं को दी जाएंगी। यह प्रावधान कुछ दिनों तक चलता रहा। बाद में इसमें थोड़ा और परिवर्तन किया गया कोटा सिस्टम में कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बच्चों को भी वही सुविधाएं मिलेंगी कि जितनी सीटें रिजर्व्ड हैं उसी सीट में से उन्हें दिया जाएगा। आगे चल करके 2013 या 14 की बात है कि इस चीज़ को और थोड़ा सा बढ़ा करके कह दिया गया कि उनके जो पोते और पोतियां हैं उन्हें भी जो है इस सुविधा का लाभ मिलेगा। अगर आपको बताऊं तो लगभग पूरे 100 में से 56% ऐसी नौकरियां हैं जिन पर सुरक्षित आरक्षण है, मतलब उन पर केवल वही लोग सीट पर चुने जाएंगे। केवल और केवल 46% अगर 44% 4% ऐसे कोटा हैं जिन पर मेरिट के आधार पर वैकेंसी हो सकती है, और बाकी 56% जो हैं वो पहले से फिक्स हैं। और इन 56% में सबसे ज़्यादा आरक्षण जो है वो फ्रीडम फाइटर्स का है, जो कि 30% का कोटा है। इसी कोटा सिस्टम को लेकर के बड़ा असंतोष है, बड़ा विरोध है बांग्लादेश में। तो हालांकि जब लोग इसका विरोध करने लगे तो सरकार ने थोड़ी सी इस बात पर सहमति जताई कि ठीक है, जो है हम इसे व्यवस्थित करेंगे, इसे समाप्त करेंगे, इस कोटा सिस्टम को समाप्त करेंगे। मतलब कि विशेष तौर पे जो फ्रीडम फाइटर्स के 3rd जनरेशन है उनको कोटा नहीं दिया जाएगा। इस बात पर थोड़ी सहमति बनी ही थी कि कुछ ऐसे लोग जो फ्रीडम फाइटर्स के पोते और पोतियां हैं या 3rd जनरेशन हैं, उन्होंने वहाँ की कोर्ट में अपील डाल दी और इस बात की रिक्वेस्ट करी कि जो चीज़ कंटिन्यू थी पहले से, उस चीज़ को फिर से कंटिन्यू किया जाए। और अदालत ने इस बात को रिकंटिन्यू करने की बात कर दी। अदालत ने बहाल कर दिया उसी कोटा सिस्टम को जिस कोटा सिस्टम के लिए विद्यार्थी सड़कों पर थे। और यहीं से शुरू हो जाती है विरोध की एक बड़ी कहानी, जिससे आज की स्थिति का जन्म हुआ है। अगर हम लोग देखें तो ये कोटा सिस्टम के विरोध की वजह से स्थिति इतनी असामान्य हो गई कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करना पड़ गया है। और इतना ही नहीं, पूरा बांग्लादेश वर्तमान समय में सेना के हवाले है, और सेना के जो चीफ हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। लेकिन अब इस बात पर बड़ा संशय है कि वो जो अंतरिम सरकार का गठन इनके द्वारा किया जाएगा वो कितनी लोकतांत्रिक सरकार का गठन कर पाएगी, या वहाँ के जनता कितने सुरक्षित होंगे, वहाँ के लोग कितने सुरक्षित होंगे, वहाँ की व्यवस्था कितनी बढ़िया हो पाएगी। इस बात पे बहुत सारे सवाल हैं और इन पर बहुत सारी बातें भी हैं जिन्हें आपको मुझे बतानी है। आप इनकी स्थिति वर्तमान में देख सकते हैं, बहुत परेशान होकर के अपने देश को तक को इनको छोड़ना पड़ा है। ऐसी टर्मोइल की स्थिति वहाँ पर आई है। कहा यह भी जा रहा है कि जब शेख हसीना जी का फ्लाइट यहाँ भारत में आया तो उनसे मुलाकात हुई है हमारे अजीत डोभाल जी की, ठीक है, और उन्होंने उनके सुरक्षा में रफाल्स को भी डिप्लॉय कर रखा था कि यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो हम शेख हसीना जी की सुरक्षा करेंगे। हालांकि शेख हसीना का भारत से रिश्ता कोई नया नहीं है। जब इनके पिताश्री की डेथ हुई थी, उनको लोगों ने मारा था, उसके बाद बहुत सालों तक ये भारत में, लगभग 6 वर्षों तक भारत में ये रही, दिल्ली में रही। तो इसका मतलब कोई नया कनेक्शन नहीं है। तो कयास जो लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो भारत में आई हों या भारत में वो हों, तो क्योंकि पहले भी जो है ये यहाँ पर रह चुकी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि स्पॉट किया गया था दिल्ली में शेख हसीना का हेलीकॉप्टर, ठीक है। कोई पुख्ता खबर नहीं है, कोई हमारी तरफ से किसी बात का भारत देश की तरफ से ये नहीं है कि हाँ ऐसा सच है। ऐसी बातें हो रही हैं। कहा जाता है कि मैंने आपसे पहले ही बताया
कि इनका कोई नया रिश्ता नहीं है, मतलब पहले से भी एक जगह है, जिस जगह का नाम आप देखिए कि जब कभी क्या कहते हैं, उनके पिताजी की जब डेथ हुई थी, शेख हसीना के फादर की जब डेथ हुई थी, तो वो अपनी बहन के साथ जो है वो आई हुई थी यहाँ पर और 6 साल तक दिल्ली के लाजपत नगर में रही थी। तो इसका मतलब है लोग इसी से कयास लगा रहे हैं कि पहले से रिश्ते बढ़िया हैं। और वैसे भी शेख हसीना जी की अगर पॉलिटिकल करियर को देखा जाए तो भारत से उनके संबंध बेहतर हैं और भारत को कहीं ना कहीं राजनीतिक या रणनीतिक जीत मिलती है बांग्लादेश पर उनके आपसी संबंध के कारण ही। अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो विरोध हो रहा है वो क्यों। मैंने आपको बता दिया विरोध होने का प्रमुख कारण जो है वो क्या है, कोटा सिस्टम। लेकिन ये विरोध इतना उग्र कैसे हो गया, तो जब इस सिस्टम का विरोध होना स्टार्ट हुआ तो सरकार ने इसे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी और उस दबाने की कोशिश में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे लोगों की जो डेथ हो गई इसी की वजह से ये और वायलेंट होता चला गया। इतना वायलेंट हो गया कि स्थिति वर्तमान की असामान्य हो गई। अगर मैं कुछ कारणों में से पहला कारण यह बताऊं कि आरक्षण जो है इसका प्रमुख मुद्दा है, कोटा सिस्टम प्रमुख मुद्दा है जिससे कि यह पूरा का पूरा समस्या उत्पन्न हुई है। कोटा सिस्टम में मैंने आपको बताया ही था कि 30% कोटा जो है वो किसको दिया जाता है, स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाता है या फ्रीडम फाइटर्स को कह दिया जाता है, जो उस समय जब 1971 का लिबरेशन वार हुआ था उस समय जो भी लड़े लोग थे उन्हीं के लिए 30% का कोटा बनाया गया है। जिस कोटे को लेकर के विरोध चल रहा था, आगे चल करके जो है 2018 में देखा जाए तो छात्रों द्वारा बड़े पैमाने में विरोध किया गया और आरक्षण को समाप्त करने के लिए सरकार ने 2018 में सहमति भी दी कि ठीक है हम इसे समाप्त करेंगे। लेकिन आगे चल करके जो है कोर्ट में जब कुछ लोग चले गए, उनके पक्ष वाले मतलब जो डिसेंडेंट्स हैं किसके, फ्रीडम फाइटर्स के, वो लोग चले गए कोर्ट में, तो उनकी बात को रखते हुए कोर्ट ने जो है वह कोटा फिर से बहाल कर दिया कि यह कोटा फिर से बहाल रहेगा। 30% या टोटल 56% जो आरक्षण का कोटा है वो बहाल हो जाएगा। जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है वैसे ही जो है जितने भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनका विरोध और तेज हो जाता है। तो इसकी छोटी सी कहानी मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लीजिए टोटल 100% है और 56% को आरक्षण दे देंगे तो केवल 44% ऐसी सीट बचेंगी जिस पर ओपन मेरिट के आधार पर जो है वैकेंसी हो पाएगी। तो अगर किसी देश में से आधे से ज़्यादा सीटें पहले से सुरक्षित हो जाएं, और इसमें एक प्रश्न और उठ रहा है सरकार पर कि कई बार इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है कि जो 30% कोटा है उसके तहत जो है प्रधानमंत्री अपने जानकार लोगों को, अपने करीबी लोगों को जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में शामिल कर लेते हैं और इससे जो है जो योग्य लोग हैं उनको उनकी योग्यता की नौकरी नहीं मिल पाती। प्रश्न तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे विवाद भी हैं इस मुद्दे को लेकर के। आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन कितनी क्या कहते हैं तेजी से हो रहा है। एक तरीके से स्थिति बन गई है जैसे आप मूवी देख रहे हो लोग। आप देख रहे हैं इन्हें, देखिए ये इस समय प्रधानमंत्री के घर पर हैं, उन्हीं के बिस्तर पर लेट करके टीवी देख रहे हैं, पूरी तरह से एकदम स्वतंत्र हैं। ये विद्रोही हैं। विरोध करते करते शेख हसीना जी के अपने आवास को छोड़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उनके आवास पर पहुंच गए हैं और अपनी तरीके से देखिए मज़े कर रहे हैं एकदम। ऐसे आप यहाँ पर भी देखिए ये प्राइम मिनिस्टर का हाउस है जहाँ पर लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं और अपनी मनमर्जी, पूरी फ़ोटोज़ आप देखेंगे यहाँ पर जिसका जो मन कर रहा है वो उठाए लेके चला जा रहा है। कोई कुर्सियाँ लेके चला जा रहा है, कोई बकरी पाया तो वही लेके चला जा रहा है, कोई साड़ी पाया है तो शेख हसीना जी की साड़ी ही लेकर के चला जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोग अच्छी ब्रांड का बैग पाए हुए हैं तो बैग ही लेके चले जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। आरओ एक आप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, देखो एक आरओ ही लेके भाग जा रहा है। आरओ का जो फिल्टर करने वाला होता है दो, वही लेकर के जो है वो निकल लिया है। तो ऐसे जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग अपने अपने तरीके से वहाँ से जो भी पा रहे हैं वो लेकर के चले जा रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति बांग्लादेश की वर्तमान में हुई है। पहला कारण तो आरक्षण है। कारण नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि अमेरिका से रिश्ते खराब होना बांग्लादेश का, यह भी एक बड़ा कारण है, जिससे जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में इस सारी स्थिति का जिम्मेदार जो है वो अमेरिका भी है। मतलब अमेरिका का हाथ है इस बात में कि जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब प्रश्न ये बनता है कि अमेरिका से ऐसी क्या बिगड़ गई है। तो अमेरिका अभी हाल ही में बांग्लादेश से कह रहा था कि हमें एयरबेस बनाने दीजिए।
और अगर बांग्लादेश में उसका एयरबेस हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो म्यांमार की सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता था या अपने राइवल चाइना को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन इस बात को मना कर दिया किसने? शेख हसीना जी ने या प्राइम मिनिस्टर ने। देखिए, कुछ दिनों से स्थिति ऐसी बनी है कि जहां पर बांग्लादेश एक समय अमेरिका के नज़दीक हुआ करता था, उसकी वित्तीय हालत जो है बहुत ख़राब रही। कई बार वह IMF के पास भी अपनी मांग को रखने के लिए वो गई, लेकिन उतनी संतोषजनक स्थिति नहीं बनी, तो चाइना का सहारा लेने का भी प्रयास किया गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 90% जो ऊर्जा की परियोजनाएं हैं वहां पर चाइना का निवेश ये नींदें उड़ाने वाला है। किसके लिए? अमेरिका के लिए। ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से जो है वो अमेरिका से विवाद उत्पन्न हो गए हैं। किसके? बांग्लादेश के। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ बांग्लादेश में, उस चुनाव को लेकर के भी अमेरिका ने प्रश्न उठा दिए हैं कि यह निष्पक्ष चुनाव नहीं था। जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस बात को निष्पक्ष चुनाव की तरह कंसीडर कर रहे हैं। जैसे देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसे निष्पक्ष चुनाव कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अधिकारी ने एक प्रश्न उठा दिया कि यह निष्पक्ष चुनाव नहीं है। इतना ही नहीं किया, बल्कि कि बहुत सारे बांग्लादेश के लोगों का वीज़ा भी रद्द कर दिया, बांग्लादेश के लोगों का अमेरिका में एंट्री भी बंद करवा दी, केवल इस बात का विरोध जताते हुए। शायद अंदर मन ही मन में यह चल रहा हो कि चाइना की इतनी नज़दीकी जो आपकी हो रही है उसकी वजह से अमेरिका नाराज़ है, ऐसा वो बताना चाहता है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सदस्यों की सत्तारूढ़ जो पार्टी है, जो आवाम लीग, मतलब जो शेख हसीना जी के पिताजी ने बनाई थी पार्टी, उनकी पार्टी को, सदस्यों को और सत्तारूढ़ क्या कहते हैं, कानून जो अधिकारी थे, कानून प्रवर्तन अधिकारी जो हैं, उनको वीज़ा देने से प्रतिबंधित कर दिया है, जो कि स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका इज़ एंग्री। अमेरिका कहीं ना कहीं बांग्लादेश से अच्छे संबंधों में नहीं है। तो ये दो कारण हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि इस कारण से जो है अमेरिका बांग्लादेश में टर्मोइल की स्थिति बनाना चाहता है, बांग्लादेश को ऐसी स्थिति में, बदहाल स्थिति में लाने का थोड़ा सा अमेरिका का भी जिम्मेदारी है, या जिम्मेदारी भी या कह दीजिए हाथ है। लोग ऐसा कह रहे हैं। और वैसे भी ये खबर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूएस कोशिश कर रहा था एक मिलिट्री बेस बनाने की बांग्लादेश में, और इसी बात को इनकार कर दिया किसने? बांग्लादेश ने। और इस बात से हमारे अमेरिका भाई साहब नाराज़ हो गए। और ये जो चाइना है ना, लाभ का, उस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने भी एक बड़ाई कर दी, प्रशंसा करी है कि बांग्लादेश ने जो मना कर दिया। बिकॉज क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पर बांग्लादेश में उनका एयरबेस बनता तो चाइना को कंट्रोल करना, थोड़ा सा कंटेन करना आसान होता। तो चाइना ने इस बात के लिए प्रशंसा कर दी। शायद इसी बात से जो है जो बाइडेन साहब बड़े नाराज़ हैं। ठीक है, कई बार उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट बांग्लादेश को लेकर के दिए। लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इन सभी स्थितियों में भी कोई स्पष्ट स्थिति हमारे सामने नहीं है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि यह भी कारण हो सकता है जो बांग्लादेश में वर्तमान की स्थिति। तीसरा कारण पाकिस्तान। मैंने आपको इतिहास में बताया ही था कि बहुत दबाव में आकर के जब 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा भारतीय आर्मी के सामने, और वो 93,000 लोग जो थे वो बंदी बनाए गए, तो उन्हीं बंदियों को छुड़ाने के लिए भारत के दबाव में पाकिस्तान ने भारत से एक समझौता किया, जिसके तहत जो है बांग्लादेश को अलग देश के रूप में पाकिस्तान ने स्वीकार किया। लेकिन पाकिस्तान यह कभी नहीं चाहेगा कि ईस्टर्न जो पाकिस्तान पहले हुआ करता था, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ की स्थिति सामान्य रहे, ऐसा नहीं चाहेगा। और भारत के बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य रहें, यह भी वो नहीं चाहेगा। क्योंकि आपस में अगर पड़ोसी देश में कुछ स्थितियां असामान्य की जा सकें तो कहीं ना कहीं भारत को परेशान किया जा सकता है। तो पाकिस्तान की भी अपनी भूमिका है, और हो सकता है कि उसकी कुछ संगठन जो ईस्टर्न पाकिस्तान या वर्तमान बांग्लादेश में सहमत है, उस समय की स्थिति को अगर आप थोड़ा सा देखिए तो जैसे उस समय बहुत सारे लोग थे जो मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, जिन्हें आप वाही सेना कहते हैं, इसका मतलब लिबरेशन फ्रंट था। ऐसे कुछ लोग भी थे जो उस समय पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे बिहार से आए हुए मुस्लिम थे जो उर्दू बोल रहे थे, और उर्दू बोलने के कारण उन्हें पाकिस्तान के पक्ष में बात रखनी थी। ऐसे बहुत सारे संगठन थे, यूनियंस थे, ठीक है, और जो पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहे थे। एक जमाते इस्लामी करके एक संस्था है, ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना करी हुई है सैयद अबुल अला मौदूदी ने, और इसका एक ही उद्देश्य था कि हमें मुस्लिम राज्य की स्थापना करनी है। इसी की एक
स्टूडेंट विंग है, ठीक है, जिसका नाम है छात्र शिविर। यह एक स्टूडेंट विंग है और इसका भी उद्देश्य यही है कि दुनिया को इस्लामी शासन के अधीन ले आना है। ये जो संगठन हैं, ये सभी लोग एक्टिव हैं इस समय कहाँ पर, बांग्लादेश की स्थिति को इस बदहाल स्थिति में लाने के लिए। इतना ही नहीं, एक कारण और भी है जो बहुत सोचनीय है, और यहीं पर एक मुद्दा भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र की जब चर्चा की जाती है तो बहुत सारे लोग इस बात पर ऐतराज़ जताने लगते हैं कि हिंदू राष्ट्र की क्या आवश्यकता है। तो हम यही कहेंगे कि जब हम स्थितियों पर आते हैं और अवलोकन करते हैं, तो जब कभी भी कोई टर्मोइल की स्थिति होती है तो ऐसा क्यों होता है कि हिंदुओं पर इतने अत्याचार होते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित होने से यह तो नहीं कहा जाता कि मुस्लिमों को यहाँ रहने की आज़ादी नहीं होगी। बहुत सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं, वहाँ पे और भी लोग रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र को लेकर के व्यक्तियों को आपत्ति क्यों है। मैं इस बात के लिए आज इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से भारत में अनेक धर्म के लोग रह रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी इस बात से समस्या नहीं है कि हिंदू मेजॉरिटी में है, इसलिए क्योंकि हम सौहार्द को बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं और एक दूसरे की बात भी करते हैं कि ये बनाए। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है कि कभी अगर दूसरे धर्म में जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य स्टेट है वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आज यही चीज़ आप देखा जाए, आप देख करके आपको समस्या होगी, आप सोचेंगे इस बात पर। ये इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर है और ये वही इस्कॉन टेम्पल है जिस समय युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद स्थिति सामान्य नहीं थी, तो प्रतिदिन लगभग 2 लाख व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने वाला यही टेंपल है, और जिसको आज जिसके पुजारी को गोली मार दी गई है और वहाँ पे अटैक करके जितने भी वहाँ पे हिंदू हैं उनके साथ मतलब दुर्व्यवहार किया गया है। साथ में अगर आप देखें तो बहुत सारे, ये बदहाल स्थिति आप देख रहे हैं, ये टेंपल की है जिसे जला दिया गया है। बहुत सारे वुमेन को जो है वो किडनैप कर लिया गया है, बहुत सारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसी स्थिति जो है वो बनी। ये बड़ा प्रश्न बनता है कि हिंदुओं को लेकर के इतनी असहनशीलता क्यों है, असंवेदनशीलता क्यों है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो वहाँ पर रह रहे थे और इतनी मेजॉरिटी में है कि आपको नुकसान कर रहे हैं। मतलब होना कुछ भी है तो वाई टू टारगेट हिंदूज़, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस पर खुल के विचार करना पड़ेगा। इस पे विचार करना ही नहीं, इस पर बात करनी पड़ेगी, इस पर सुनना भी पड़ेगा और इस पर कहना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं कहते हैं तो आपकी बात फिर कोई नहीं सुन रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जहाँ पर एक ऐसा मंदिर जहाँ पे बहुत से लोगों को प्रतिदिन 2 लाख लगभग लोगों को भोजन करवाया गया हो, आज उसी मंदिर की ये हालात कर दिए जाएँ, जबकि ये मंदिर उसमें इन्वॉल्व थोड़ी है। मामला कुछ और है। मामला है कोटा सिस्टम का। दुखी हैं आप अपनी सरकार से, और जब सरकार से दुखी हैं और उसके बाद आप मारेंगे किसको, वहाँ पे रह रहे हिंदुओं को टारगेट करेंगे या वहाँ पे रह रहे चल रहे मंदिरों को टारगेट करेंगे ना। ये थोड़ी सी अजीब बात है। विद्रोह अलग बात होती है, लेकिन इस विद्रोह के दौरान ऐसी स्थिति आना ये अच्छी बात नहीं होती। प्रश्न ये बनता है कि यह स्थिति भारत के लिए सामान्य नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भारत जहाँ पर शेख हसीना का समर्थन करता है, वहीं पर भारत का अच्छा मित्र इस समय अमेरिका भी है, और अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर नहीं हैं। तो जिस समय अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर नहीं हैं और भारत को बांग्लादेश का समर्थन भी करना है, उस समय हमारी कूटनीति का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए और देखना है ये कि इसमें भारत किस प्रकार से स्टैंड लेता है और भारत जो है किस प्रकार से चीज़ों को बेहतर करता है। क्योंकि जहां अमेरिका और भारत के रिश्ते बेहतर हैं, वहीं पर बांग्लादेश को लेकर के इन दोनों की स्थितियां बहुत अपोजिट हैं या टकराव की स्थिति बनी हुई है। एक बड़ा प्रश्न यह भी होता है कि जैसे पाकिस्तान, जो कि जब से आज़ाद हुआ आज तक विवाद का ही विषय बना हुआ है, आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है, तो क्या भारत अपने बगल में पुनः पाकिस्तान के ऐसे हस्तक्षेप को बर्दाश्त करेगा या उसे करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा प्रश्न है और निश्चित तौर पर कोई भी देश अपनी सुरक्षा के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन देखना यह है कि भारत की कूटनीति किस तरह से इस समस्या में अपना प्रभाव डालती है और किस तरीके से जो है इसको शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा बे ऑफ बंगाल
को हार्नेस करना, उसके पोटेंशियल को हार्नेस करना, क्योंकि अभी तक जैसे कि चिकन नेक से हमारा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड है, हम इस बात की भी कोशिश कर रहे थे कि या कर रहे हैं कि हम बे ऑफ बंगाल के थ्रू हम सीधे जो है त्रिपुरा तक अपने कनेक्टिविटी को बना सकें, जिसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश का सहयोग चाहिए था। तो भारत के लिए यह भी एक डिप्लोमेटिक बात यहाँ पर है कि किस प्रकार से हम टारगेट कर पाएंगे कि बांग्लादेश से रिश्ते भी सामान्य रहें और साथ में इस स्थिति के साथ हम निपट भी सकेंगे। आतंकवाद एक बहुत बड़ा समस्या है भारत के लिए या किसी भी देश के लिए जहाँ कहीं भी आतंकवादी हैं, आसपास के पड़ोस देश उनसे परेशान हैं। बहुत सारे देशों ने तो स्पष्ट प्रतिबंध लगा रखा है और भारत जैसे देश में यह एक बड़ी समस्या के रूप में है। आज आप देख रहे हैं भारत के आसपास, चाहे वो आप म्यांमार में देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी टर्मोइल की स्थिति बनी हुई है। सेम स्थिति जो है आज रिपीटेडली आप देख रहे हैं बांग्लादेश में बनी हुई है। ठीक है, ऐसी समस्त श्रीलंका के भी हाल कुछ अच्छे नहीं हैं। मेरा कहना बस इतना ही है कि आतंकवाद को समाप्त होना ही चाहिए। आतंकवाद किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए या किसी भी विचारधारा के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप सकारात्मक विचार लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो आतंकवाद को समाप्त करना पड़ेगा, इसको सह देने वालों का समर्थन नहीं करना पड़ेगा और किसी भी देश में ऐसे हस्तक्षेप करने वाले कि टर्मोइल की स्थिति बन जाए, इनको भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों से दूर रहना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आपको कुछ कहानी समझ में आई होगी कि इस समय भारत किस मोड़ पर है और बांग्लादेश की ऐसी स्थिति क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पे इतना विरोध हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। अपने विचार ज़रूर रखिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर TCS पाठशाला, वो यूट्यूब पर TCS पाठशाला सर्च कर सकते हैं या टेलीग्राम पे TCS पाठशाला सर्च कर सकते हैं। दोनों जगह पर एक ही चीज़ है। ठीक है, आपको इसकी PDF भी मिल जाती है और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे किसी मुद्दे पर।